बिछ गई सियासी विसात, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बुलेटिन में आज बात होगी पीएम के देश के नाम संबोधन की, पंजाब विधानसभा में पास हुए कृषि विधेयक की, जानेंगे कि बिहार में क्यों हो रहा है नीतीश का विरोध और कर्नाटक में क्यों उठ रहा है सियासी रोष। साथ ही बात शिवराज के मंत्री की बदजुबानी की और आखिर में बात महंगाई से जनता की बढ़ती परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी ने जारी की तीसरी और आखिरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण का मतदान। स्टील की खपत बढ़ने से मिलेगा रोजगार, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान। कहा, सिर्फ स्टील उद्योग को नहीं, खपत बढ़ाने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, आत्मनिर्भर बनेगा भारत। पूर्णबंदी के बाद अब पटरी पर लौट रही है जिंदगी। 21 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए खुलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क। अनलॉक 5 के तहत खोले गए हैं स्कूल और सिनेमा घर भी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 40,544 के स्तर पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 0.20% बढ़त के साथ 11,896 के स्तर पर हुआ बंद। कल आईपीएल 2020 में होगा केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला। पहले चरण में मिली हार के बाद जीत के इरादे से उतरेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 112 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक बार फिर से संबोधित किया। देश में जब से स्वास्थ्य मुसीबत का दौर शुरू हुआ, तब से पीएम मोदी का ये देश के नाम 7वां संबोधन था। तो प्रधानमंत्री के इस बार के संबोधन में क्या कुछ रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील एक बार फिर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्योहारों के मौसम में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्वास्थ्य मुसीबत अभी खत्म हो गई है। भारत जिस संभली हुई स्थिति में है उसे हमें बिगड़ने नहीं देना है। भारत में रिकवरी रेट बेहतर है। अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन जैसे देशों से भारत अच्छी स्थिति में है। आज हमारे देश में स्वास्थ्य मुसीबत से निपटने के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स उपलब्ध हैं। 12,000 सेंटर्स हैं। धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, स्वास्थ्य मुसीबत नहीं गई है। जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें स्वास्थ्य समस्या से अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं पड़ने देना है। पीएम ने कहा कि बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी जी जान से जुटे हुए हैं। इनमें से कुछ एडवांस स्टेज पर हैं। वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मुसीबत में इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कुल 6 बार संबोधित कर चुके हैं और ये 7वां अवसर है। इससे पहले 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल, 14 अप्रैल, 12 मई और 30 जून को देश को संबोधित कर चुके हैं। स्वास्थ्य मुसीबत में पीएम ने देश को भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सरकार के बिलों पर पंजाब की कैप्टन सरकार को भरोसा नहीं है। इसीलिए तो केंद्र द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को पंजाब विधानसभा ने खारिज करने का बिल पास कर दिया है। तो किस बिल पर पंजाब सरकार की केंद्र से तेज हुई रार, देखिए इस रिपोर्ट में। कृषि कानून का विरोध लगातार हो रहा था। खासकर पंजाब में विधानसभा सत्र के शुरू होने के साथ ही इस बिल की मुखालफत तेज हो गई थी। देश भर के अन्नदाता लगातार इस कानून का विरोध कर रहे थे, लेकिन पंजाब ऐसा पहला राज्य बना जिसने इस कानून के खिलाफ पेश विधेयक को पास कर दिया। जी हां, सत्र के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, जो 3 बिल संसद में कानून बन गए हैं उसे विधानसभा ने एक मत से अस्वीकार किया है। मंगलवार को पंजाब विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया गया था, जिसके तहत अगर किसान को एमएसपी के नीचे फसल देने पर मजबूर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही अगर किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा किसानों पर जमीन फसल को लेकर दबाव बनाया जाता है तो भी जुर्माना और जेल का प्रस्ताव लाया गया है। इसके साथ ही प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि वो नया अध्यादेश लाए जिसमें एमएसपी को भी शामिल किया जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अन्नदाताओं से ये भी अपील की थी कि वे धरना खत्म कर अपने काम पर लौट जाएं और इस बिल के पास होने के बाद अन्नदाताओं को राहत तो जरूर मिली होगी।
पंजाब सरकार अब केंद्र के कृषि बिल के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया है कि वो इन बिलों को राज्य में लागू नहीं करेंगे, यानी नए कृषि कानून पर पंजाब में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। लेकिन बिहार में तो बदलाव होगा या नहीं, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव अभियान के दौरान नीतीश कुमार को जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब सरकार से जनता का भरोसा उठ जाता है तो जनता रिएक्ट करने लगती है, और यही रिएक्शन बिहार में दिख रहा है, क्योंकि बिहार में जनता के सब्र का बांध टूट गया है और वो अब वादों की बौछार नहीं देखना चाहती है, वो तो अब हिसाब चाहती है। यही वजह है कि बिहार में अब नीतीश की सभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। जी हां, बिहार के गया जिले में नीतीश कुमार की चुनावी सभा में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंच पर एक युवक ने पत्थर फेंक दिया। हालांकि उस पत्थर से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन उस पत्थर का निशाना नीतीश को जरूर समझ में आ गया होगा। दरअसल गया जिले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के जगदीश चंद्र उच्च विद्यालय के मैदान में सीएम नीतीश की सभा चल रही थी। सीएम नीतीश जब अपना भाषण खत्म कर मंच पर लगी कुर्सी पर बैठने के लिए गए, तभी जनसभा में मौजूद किसी ने स्टेज पर पत्थर फेंक दिया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया। युवक से पूछताछ करने के बाद कड़ी चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कई सारी बातें कही थी, लेकिन उन्होंने अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा, बल्कि ये कहते जरूर नजर आए कि जनता फिर से सेवा करने का मौका देगी तो राज्य के सभी गांवों को अब सौर ऊर्जा से रोशन करेंगे। छात्रों को जिला स्तर पर ही बेहतर तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जनता भी इस बात को बखूबी समझने लगी है कि बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है। यही वजह है कि अब बिहार की जनता के हाथों में नेताओं के लिए फूल की माला नहीं, बल्कि पत्थर है। बिहार में कुर्सी कैसे बनी रहे, नीतीश इसको लेकर चिंतित है, तो वहीं कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा को भी अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है, क्योंकि बीजेपी विधायकों का एक गुट सीएम येदियुरप्पा से खुश नहीं है। वो राज्य में येदियुरप्पा को हटाना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी के एक विधायक ने तो बड़ा दावा कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ता दिख रहा है। राज्य के सीएम येदियुरप्पा की कुर्सी एक बार फिर मुश्किल में फंसती दिख रही है। जाहिर है कि कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में बीजेपी विधायकों में गुटबाजी की खबरें तो पहले से ही सामने आ रही थी, और अब तो विधायक खुलकर अपनी नाराजगी जताने लगे हैं। बीजेपी विधायकों का एक गुट येदियुरप्पा से खुश नहीं है और उन्हें सीएम पद से हटाना चाहता है। बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा पी यत्नाल ने येदियुरप्पा के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब सीएम बदला जाना चाहिए। बसंत गौड़ा ने दावा किया कि सूबे के अधिकांश वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा से खुश नहीं हैं और उन्हें सीएम पद पर नहीं देखना चाहते हैं। विधायक ने दावा किया कि उत्तरी कर्नाटक के तकरीबन 100 विधायकों की राय इस मामले में साफ है कि अब येदियुरप्पा को जाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन से ही येदियुरप्पा सीएम बने, लेकिन इन दिनों येदियुरप्पा उनकी सुनते नहीं है। इस मामले पर पीएम की तरफ से संकेत मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने वादा किया था कि अगला सीएम उत्तरी कर्नाटक से होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री बदले जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के समर्थन से कुमारस्वामी की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में सरकार में शामिल कई विधायकों ने पाला बदल दिया और बीजेपी को समर्थन दिया। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन बीजेपी का एक गुट येदियुरप्पा से काफी लंबे वक्त से नाराज बताया जा रहा है। कर्नाटक का नाटक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी सियासी नाटक तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व की राजनीति जोरों पर है। बीजेपी को सूबे में रोकने के लिए ममता ने भी हिंदुत्व कार्ड चला है। दुर्गा पूजा के पंडाल से नो एंट्री का बोर्ड हटाने के लिए ममता सरकार कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। बीजेपी ने जैसे ही बंगाल में हिंदुत्व की राह पर चलकर राजनीति के सफर को आसान बनाने की कोशिश की, वैसे ही ममता सरकार ने भी हिंदुत्व को अपना हथियार बना लिया। एक तरफ मोदी दुर्गा पंडाल में संबोधन देने वाले हैं, तो दूसरी तरफ ममता भी लोगों को पूजा की इजाजत देकर साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट ने उनके मिशन पर ब्रेक लगा दिया। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के सभी पंडाल को नो एंट्री जोन में घोषित कर दिया, यानी श्रद्धालुओं को पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पंडाल के अंदर केवल आयोजकों को ही जाने की इजाजत होगी। जिन लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी उनके नाम पंडाल के बाहर लिखे होंगे। छोटे पंडालों के लिए प्रवेश द्वार से 5 मीटर की दूरी पर बैरिकेड लगाने होंगे, जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए। जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस अरिजीत बनर्जी की बेंच ने कहा था कि बैरिकेडों पर प्रवेश निषेध के बोर्ड लगे होने चाहिए। आयोजन समितियों से जुड़े सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। इस फैसले पर ममता सरकार सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाने की सोच रही है। सरकार का कहना है कि जब सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा तो फिर लोगों को क्यों रोका जा रहा है। वहीं दुर्गा पूजा फोरम ने तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। दुर्गा पूजा संघ का कहना है कि यह महोत्सव समावेशिता की भावना से ओतप्रोत है और भक्तों को पंडाल में आने से नहीं रोका सकता। उन्होंने भीड़ को संभालने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। अब दुर्गा पूजा को लेकर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, लेकिन ममता की राह में रोड़े से बीजेपी जरूर खुश होगी, क्योंकि उसे नो एंट्री भुनाने का मौका मिलेगा।
ममता हिंदुत्व का कार्ड खेलकर राजनीतिक चाल चल रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में नेताओं की जुबान तीखी होती जा रही है। कमलनाथ के बयान पर पूरी बीजेपी सियासत कर रही है, लेकिन अपने नेताओं के बयान पर चुप्पी साधे हुए है। महिला के सम्मान में कसीदे गढ़ने वाले और मौन व्रत धारण करने वाले सीएम शिवराज बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल के बयान पर ही मौन हो जाते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस वक्त जमीनी मुद्दे गायब हैं। नेताओं की जुबान इतनी तीखी हो गई है कि विरोधियों के लिए सभी मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि नेता अपनी बदजुबानी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और इसकी प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है कि कौन कितना बेतुका बोल सकता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की मंत्री इमरती देवी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा कथित तौर पर आइटम कहे जाने पर प्रदेश में बवाल मच गया। राहुल गांधी को भी बयान देना पड़ा। कमलनाथ ने भी खेद जताया, लेकिन बीजेपी अभी भी अपनी चुनावी रैली में इस मुद्दे को भुनाने में लगी हुई है। इस बीच शिवराज सरकार के मंत्री और आदिवासी नेता बिसाहू लाल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथित तौर पर कांग्रेस उम्मीदवार की पत्नी के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ उपचुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने बिसाहू लाल के बयान को अपमानजनक बताया और कहा कि वो बिसाहू लाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। दरअसल बिसाहू लाल अनूपपुर सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं और इस सीट से उन्होंने 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीता था। अब सवाल ये है कि कमलनाथ के बयान पर शिवराज मौन व्रत का नाटक करते हैं तो अपने उम्मीदवार की अभद्रता पर चुप क्यों हैं? बीजेपी के नेता दूसरों पर खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन जब बारी खुद की हो तो चुप हो जाते हैं। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस के शासनकाल पर सवाल खड़ा करती रहती है, लेकिन इस बार सीएमआई की एक रिपोर्ट ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। जी हां, सीएमआई के ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो यही बताते हैं कि बीजेपी राज्य में हाहाकार है, जबकि कांग्रेस में सुधार हो रहा है। तो किस राज्य में कैसा है हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के दौर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एक तरफ आर्थिक समस्या है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी है। देश में करीब 2 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है, जिससे जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। युवा बार बार कह रहे हैं कि सरकार रोजगार दो, कुछ तो काम दो, लेकिन बीजेपी शासित राज्य सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ ने देश में मिसाल कायम की है। सीएमआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में 2% है, जो देश के बड़े विकसित राज्यों से काफी कम है। बिहार में 11.9%, हरियाणा में 19.1%, महाराष्ट्र में 4.5%, पश्चिम बंगाल में 9.3%, उत्तर प्रदेश में 4.2%, झारखंड में 8.2%, ओडिशा में 2.1%, मध्य प्रदेश में 3.9% रही है। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी शासित बिहार और हरियाणा में है, जबकि छत्तीसगढ़ रोजगार देने में आगे है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जून महीने में 14.4 से घटकर जुलाई में 9% के स्तर पर आ गई थी। महामारी में भी राज्य में लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर रखा गया। छत्तीसगढ़ की कामयाबी और इन आंकड़ों से शायद बीजेपी की नींद खुलेगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से सरकार आंकड़ों को देखकर भी अनदेखा कर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा था कि अप्रैल-अगस्त के दौरान लगभग 2.1 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। इसमें से अगस्त में लगभग 33 लाख नौकरियां गई और जुलाई में 48 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। सीएमआई ने कहा कि नौकरी का नुकसान केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच सहायक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें औद्योगिक कर्मचारी और बड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। साल 2019 से 20 के पूरे साल की तुलना में अगस्त में वेतनभोगी नौकरियां देश में 8.6 करोड़ से घटकर 6.5 करोड़ हो गई हैं। इनके बाद भी सरकार को समझ नहीं आई और आज नौबत ये है कि बीजेपी शासित राज्य फिसड्डी हो गए। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे बेरोजगारी की। देश में बेरोजगारी और महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। त्योहारी सीजन में भी लोगों को बढ़ती महंगाई की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुसीबत अभी और भी बढ़ने वाली है, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने वाला है। खासकर प्याज लोगों के खाने का स्वाद तो बिगाड़ेगा ही, साथ में घर का बजट भी हिलाएगा। तो आने वाले दिनों में क्या होंगे भाव, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में महंगाई का आंकड़ा इस कदर बढ़ चुका है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि खाएं तो खाएं क्या। अभी आलू से लेकर टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं अब प्याज भी लोगों के आंसू निकालने को तैयार है। देश के कई हिस्सों में हो रही बेमौसम बारिश से प्याज की कीमतों पर असर देखने को मिल रहा है। अगले 1 महीने में प्याज के दाम में तेजी से उछाल आने की उम्मीद है। दिवाली तक 100 रुपए प्रति किलो तक दाम उछल सकते हैं। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में प्याज का भाव 6,802 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। ये इस साल का सबसे ज्यादा दाम है। मंडी कारोबारियों का मानना है कि आने वाले दिनों में रिटेल मार्केट में प्याज के दाम 100 रुपए के पार निकल सकता है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है।
इसके चलते खेतों में प्याज की फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से प्याज के भाव आसमान पर पहुंच रहे हैं। वहीं कारोबारियों का कहना है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक में फसल को भारी नुकसान हुआ है। नई फसल फरवरी में आएगी, तब तक प्याज की कीमत कम होने के संकेत नहीं है। प्याज की कीमत बढ़ने की वजह होटल और ढाबे का शुरू होना भी है। इस वजह से भी प्याज की डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से प्याज महंगा हो रहा है। यानी आने वाले दिनों में प्याज सेंचुरी लगाकर लोगों के स्वाद को पूरी तरह से बिगाड़ेगा। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।